हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 12 का लेसन नंबर 8 प्राथमिक व्यवसाय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हम लेसन नंबर 8 का जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट का बचा हुआ जो टॉपिक जो संग्रहण था, उसके जो क्षेत्र थे उसके बारे में हमने पढ़ा और देखा कि विश्व के किन किन क्षेत्रों के अंदर आज भी जो जीवन है, जो संग्रहण, जो कंदमूल इकट्ठी करने की जो प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। उसके बाद हमने मछली पालन क्षेत्र के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि विश्व के अंदर लोग किस तरह अपने भोजन के रूप में, तेल के रूप में, खाद के रूप में, पशु को खिलाने के रूप में किस तरह मछली का उपयोग करते हैं उसके बारे में पढ़ा। और साथ में हमने देखा कि विश्व के अंदर किन किन क्षेत्रों के अंदर मछली पालन आज भी विद्यमान है। जैसे हमने देखा कि उत्तरी प्रशांत महासागर के क्षेत्र और अंटार्कटिक महासागर के अंदर जो क्षेत्र वो आता है, जापान जो क्षेत्र है वो, और दक्षिण पूर्वी एशिया है वो, उन सभी क्षेत्रों के अंदर मछली पालन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने बच्चों मुख्य रूप से उन क्षेत्रों को लिया जो मुख्य रूप से क्या जाने जाते हैं, जो पशु चारण के रूप में जाने जाते हैं, और हमने पशु चारण के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अध्ययन किया। आज हम बच्चों इसी पशु चारण के जो मुख्य 4 क्षेत्र हैं, पहला उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्षेत्र, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, तीसरा जो मरुस्थलीय क्षेत्र, चौथा जो पर्वतीय क्षेत्र है, उसका हम विस्तार के साथ क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आज हम लेते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जो पशु चारण के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में फैला हुआ। देखो, उष्णकटिबंधीय अक्षांश जो क्षेत्र है वो 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में फैले हुए। तो आपको मालूम होनी चाहिए पहले अक्षांश क्या है, अक्षांश क्या है, इसकी मालूम होनी चाहिए परिभाषा। तो याद रखना, किसी ग्लोब के ऊपर खींची गई ऐसी कोणात्मक काल्पनिक रेखा जो पूर्व दिशा को पश्चिमी दिशा से मिलाता है। ग्लोब के ऊपर खींची गई कोणात्मक काल्पनिक रेखा जो पूर्व दिशा को पश्चिम दिशा से मिलाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। तो याद रखना बच्चों, कुल ग्लोब के ऊपर अक्षांशों की बात करें तो 181 है। कुल अक्षांश की बात करें तो कितनी है, 181 है। और यदि कुल ग्लोब पर अक्षांश रेखा की बात करें तो 179 है। अक्षांश रेखा कितनी है, 179 है, और अक्षांश कितनी है, 181 है। तो अब इन्हीं अक्षांशों से अलग अलग क्या बने हुए, कटिबंध बने हुए। तो मान लो ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। भूमध्य रेखा को मान कितना है, 0, बाद में 20, 40, 60, 80, और ये इसके बीच में क्या हो जाएगी, 90। तो इसके बीच में 20, 40, 60, 80, और ये क्या हो जाएगी, हल्की सी 90 यहाँ पर और 90 यहाँ पर। अब अपन को देखना है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहां से कहां तक है, 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और 0 से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। जो ये क्षेत्र आया हुआ है, उस क्षेत्र को क्या कहा गया है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र।
इसको क्या कहा गया था? उष्ण कटिबंध। फिर बाद में 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में भी और 30 डिग्री से 60 डिग्री दोनों गोलार्ध के अंदर देखते हैं तो ये कौन सा हो गया? शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध हो गया? शीतोष्ण। दोनों की साइड क्या हो गया? शीतोष्ण। और उसके बाद दोनों 30 से 60 से लेकर 90 तक क्या बन जाता है? शीत कटिबंध। इस तरह अलग अलग कटिबंध के रूप में अक्षांश के आधार पर बांटा गया है। तो हमारा जो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है वो भी कितना है? 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच। तो अपन का 0 से शुरू हो जाता लगभग, लेकिन इसमें लिया गया कितना? 5 डिग्री से घास का मैदान शुरू होता है। कौन सा होता है? घास का मैदान। और 30 डिग्री तक ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है। लेकिन उष्ण कटिबंध का क्षेत्र 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है। अगला बिंदु, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो क्षेत्र है जहाँ वर्षा की मात्रा कितने सेंटीमीटर से कम है? 100 सेंटीमीटर से भी क्या है? कम देखने को मिलती है। फिर बाद में अगले बिंदु, इन क्षेत्रों की घास की ऊंचाई 1.8 से 3.0 मीटर के बीच में पाई जाती है। यदि पूछ ले उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की घास की ऊंचाई कितनी है तो 1.8 से 3.0 मीटर। ठीक है। फिर अगला बिंदु, ये मैदान सूडान में सवाना के रूप में जाने जाते हैं। याद रखना बच्चों, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान सूडान में किस नाम से जाने जाते हैं? तो आपको क्या उत्तर देना है? सवाना। फिर आगे वेनेजुएला के अंदर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हम किस नाम से जानते हैं? तो लानोस। क्या कहते हैं? लानोस। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान वेनेजुएला के अंदर लानोस के नाम से जाने जाते हैं। और सवाना सूडान के अंदर। ब्राजील के अंदर से पंपाज कहते हैं। ब्राजील के अंदर से क्या कहता है? पंपाज। तथा दक्षिणी अफ्रीका के अंदर से पार्कलैंड भी कहते हैं। दक्षिणी अफ्रीका के अंदर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पार्कलैंड कहलाते हैं। और इससे संबंधित बच्चों 2018-19 के अंदर अर्धवार्षिक में एक बार सवाल पूछा जा चुका है। फिर है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की बात करें तो ये 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में फैला हुआ है। देखो क्षेत्रों करीबन 30 से 60 तक फैला हुआ, लेकिन ये घास का मैदान कितना है 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच, याद रखना। फिर इन क्षेत्रों के अंदर औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। देखो उष्ण कटिबंध 100 और यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से क्या होती है, ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। फिर इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रमुख घास के मैदान, जैसे पूछा जाए रूस के अंदर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का क्या नाम है, तो स्टेपिज। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर पाए जाने वाले घास के मैदान का क्या नाम है, प्रेरीज। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का क्या नाम है, डाउन्स। और न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहता है, कैटरबरी। ये प्रमुख जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है वो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। फिर अगला पॉइंट, मरुस्थलीय क्षेत्र, जिसमें थार मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल और अरब मरुस्थल है। मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर कौन कौन सा आता है, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कौन से देश में आया हुआ है, भारत और पाकिस्तान के अंदर, जो सबसे ज्यादा विश्व में जैव विविधता वाला मरुस्थलों में से एक है। और थार का जो मरुस्थल है वो कहीं भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर स्थित है ज्यादातर भाग, और उसके अलावा भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य वहां पर इसके थार के मरुस्थल के अवशेष देखने को मिलते हैं। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप का महत्वपूर्ण मरुस्थलों में से एक है, जहां पर बुशमैन जनजाति रहती है, जिसके अंतर्गत कालाहारी मरुस्थल में आता है, जैसे अंगोला है और अपन के नामीबिया है, बोत्सवाना क्षेत्र है, ये सब कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत ही आते हैं। अरब मरुस्थल जो अरब प्रायद्वीप के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जहाँ 2 कुबड़ वाले ऊंट देखने को मिलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में अपन रहते हैं, जैसे हिमालय पर्वत क्षेत्र है, रॉकी पर्वत क्षेत्र है, आल्पस है पर्वत, और इंडिस वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर लोग पशुचारण करते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र के अंदर हमने पढ़ा था गुर्जर है, बकरवाल है, भूटिया है, गद्दी समुदाय के लोग हैं, वो जो इसी तरह पशुपालन द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। इसके अलावा हिमालय पर्वतमाला कहाँ पर है, लगभग 5 देशों में आई हुई है, जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है,
और भूटान है, और ऐसे देखें तो चीन है, तिब्बत है और म्यांमार है। ये सारे देशों के अंदर हिमालय, लेकिन 5 बड़े देशों के अंदर देखने को मिलती है, जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और म्यांमार। ये बड़े देशों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों। फिर रॉकी पर्वतमाला जो है वो हमारे दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। आल्प्स है वो यूरोप महाद्वीप के फ्रांस देश के अंदर है, और एंडीज है वो दक्षिणी अमेरिका के अंदर, उत्तरी अमेरिका के अंदर देखने को मिलती है। और दक्षिणी अमेरिका के अंदर रॉकी और उत्तरी अमेरिका के अंदर एंडीज पर्वतमाला देखने को मिलती है। और आपको मालूम ही है, एंडीज पर्वतमाला के पास एक गर्म हवा निकलती है, उसको हम चिनूक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चिनूक कहते हैं। जिस प्रकार राजस्थान में लू चलती है, उसी प्रकार इसके क्षेत्र के अंदर, रॉकी पर्वत क्षेत्र के अंदर, एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्र के अंतर्गत ये चिनूक हवाएं चलती है। अब हम लेते हैं बच्चों चलवासी पशुचारण। अब आपसे पूछ ले कि चलवासी पशुचारण क्या है, तो आप सीधे सी परिभाषा दे सकते हैं, क्योंकि इस नाम से भी ये चलवासी का मतलब कभी ये स्थान एक स्थिर नहीं रहते हैं, ये बदलते रहते हैं। और वो किसके रूप में? पशुओं को चराने के रूप में। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है बच्चों? पशुपालक अपने मवेशियों को चारा व पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन या फिर दूसरे स्थान पर चराने के लिए ले जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? चलवासी पशुचारण। वापस सुन लेना, पशुपालक अपने मवेशियों को चारा व पानी की तलाश में एक दूसरे स्थान पर चराने के लिए ले जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? चलवासी पशुचारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? चलवासी पशुचारण। अब यदि इसकी विशेषता की बात करें कि चलवासी पशुचारण की कोई 5 विशेषता बताइए, इस तरह कोई सवाल आ जाए, तो बच्चों आपको ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं लिखूंगा, नॉर्मल पॉइंट है। सबसे पहले चलवासी पशुचारण जीवन निर्वाह क्रिया है। जीवन निर्वाह क्रिया है। पहला पॉइंट क्या है? चलवासी पशुचारण जीवन निर्वाह क्रिया। अर्थात बच्चों ये जो पशुपालक है वो अपने परिवार का जीवन निर्वाह करने के लिए या फिर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ये चलवासी पशुचारण को अपनाते हैं। अन्यथा ये चलवासी पशुचारण को यदि इनका जीवन निर्वाह नहीं होता तो ये क्रिया नहीं करते। ये होगा इसका पहला पॉइंट। अब दूसरा, चलवासी पशुचारण में प्राकृतिक वनस्पति का उपयोग पशुपालक अपने मवेशियों को खिलाने में प्रयोग करते हैं। पशुपालक अपने मवेशियों को इस प्रकार की वनस्पति को खिलाने में प्रयोग करते हैं।
तो ये वो हमारा दूसरा पॉइंट, कौन सा? चलवासी पशुचारण के जो प्राकृतिक वनस्पति का उपयोग अपने मवेशी को प्रयोग किसमें करते हैं? खिलाने के लिए रूप में करते हैं। अगला पॉइंट, चलवासी पशु चारण में पशुपालकों का धन उनके पाले हुए पशु होते हैं। उनके पाले हुए क्या होते हैं? पशु होते हैं, जो वह चलवासी पशुचारण के रूप में उनका उपयोग या चलवासी पशुचारण उन पशु को चराते हैं। तो याद रखना, चलवासी पशुचारण के जो धन है या संपत्ति है, धन के स्थान पर आप कौन सी प्रयोग कर सकते हैं? संपत्ति। ठीक है, वो कौन से होते हैं? उनके पाले हुए पशु, चाहे वो गाय पालते हैं तो गाय है, भैंस पालते हैं तो भैंस है, बकरी पालते हैं तो बकरी है, ऊंट पालते हैं तो ऊंट है। ठीक है बच्चों। अगला, चलवासी पशुचारण में पशुपालक कबीलों में निवास करते हैं। किसमें निवास करते हैं बच्चों? कबीलों के रूप में निवास करते हैं, अर्थात वे एक साथ ही घुमक्कड़ जीवन भी जीते हैं और एक स्थान पर निवास करके क्या करते हैं? अपनी जीवनचर्या या फिर एक स्थान पर रुककर अपने पशु को चराते हैं। अगला पॉइंट, चलवासी पशुचारण प्रक्रिया प्राचीन ढंग से या विधि से की जाती है। याद रखना बच्चों, चलवासी पशुचारण प्रक्रिया प्राचीन ढंग से कहो या प्राचीन विधि से की जाती है। अगला पॉइंट, चलवासी पशुचारण के अंदर पाले जाने वाले प्रमुख पशु जैसे गाय, ऊंट, बकरी, भेड़, याक जैसे पशुओं को पालते हैं। याद रखना बच्चों, चलवासी पशुचारण के अंतर्गत कौन कौन से पशु पाले जाते हैं? गाय है, ऊंट है, बकरी है, भेड़ है, याक है। ये सारे के सारे पशु चलवासी पशुचारण के तहत इनको पाले जाते हैं। याद रखना, चलवासी पशुचारण में क्षेत्र के अनुसार पशुओं को पालते हैं। देखो, चलवासी पशुचारण में जिस प्रकार का क्षेत्र होता है उसके अनुसार ही पशु को क्या करते हैं? पालते हैं। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है तो ऊंट है, बकरी है, भेड़ है, इस तरह के पशु पाले जाते हैं। यदि दूर क्षेत्र है तो याक है, रेंडियर है और दूर या भालू है, जैसे विभिन्न प्रकार के पशुओं को क्या करते हैं? पालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार की वहां की क्लाइमेट है उसी प्रकार के वहां के पशु भी देखने को मिलते हैं, अर्थात क्लाइमेट विशेष के अनुसार वहां पर पशु पाले जाते हैं। तो आपने देखा कि चलवासी पशुचारण की ये प्रमुख क्या है? विशेषता है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो
जीवन निर्वाह के तरीके तथा पशुपालन के तरीके आते हैं। अब हम लेते हैं चलवासी पशुचारण के क्षेत्र। कौन से? चलवासी पशुचारण के क्षेत्र। चलवासी पशुचारण के जो क्षेत्र हैं, जो मुख्य रूप से कौन कौन से हैं जहां पर इस प्रकार का चलवासी पशुचारण आज भी किया जाता है। तो चलवासी पशुचारण के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उसके अंदर अपन सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो चलवासी पशुचारण की क्रियाविधि के अनुसार जो क्षेत्र है उसको हम देखते हैं। क्षेत्र की बात करें तो इसका फर्स्ट क्षेत्र में लिखते हैं एंटलार्टिक तट से होते हुए अरब प्रायद्वीप तथा मध्य चीन तक। पहला क्षेत्र कहां से होता है? एटलांटिक जो तट अफ्रीका से है और अरब प्रायद्वीप से होता हुआ मध्य चीन तक जो क्षेत्र आता है वहां पर इसी प्रकार का पशुपालन आज भी किया जाता है। दूसरा, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीकी क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय अफ्रीकी क्षेत्र। वहां पर भी इसी प्रकार भी आजकल पशुचारण हो रहा है। तीसरा, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश है वहां पर भी इसी प्रकार से चलवासी पशुचारण होता है। तो आपने देखा कि विश्व के अंदर ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पशुचारण किया जाता है और प्राचीन काल के अंदर भी इसी तरह पशुचारण होता था। अब हम लेते हैं अगला जो बिंदु है चलवासी पशुचारण में ऋतु प्रवास करने वाली हिमालय जातियां। ऋतु प्रवास करने वाली हिमालय जाति। काफी बार सवाल आया भी है बच्चों, पूछा भी जाता है कि हिमालय क्षेत्र के अंदर ऐसी कौन सी जातियां हैं जो ऋतु प्रवास करती है, उनके नाम बताइए। वो भी किस रूप में? चलवासी पशुचारण के रूप में। तो याद रखना बच्चों, पहले आपको देखना है ऋतु प्रवास क्या है। सबसे पहला बिंदु क्या है? ऋतु प्रवास क्या है। यदि आपसे ऋतु प्रवास की परिभाषा पूछे तो सीधा से आप लिखना ऋतु के अनुसार जब चलवासी पशुपालक अपने मवेशियों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ऋतु प्रवास। वापस सुन लेना, ऋतु के अनुसार जब चलवासी पशुपालक अपने मवेशियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं उसे ऋतु प्रवास कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जो हिमालय क्षेत्र की चलवासी पशुचारण जो जातियां होती हैं वो क्या करते हैं बच्चों? आपको पता ही, हिमालय क्षेत्र में जब गर्मी की ऋतु आती है, हिमालय क्षेत्र में जब गर्मी की ऋतु आती है तो ये पशुपालक अपने मवेशियों को कहां ले जाते हैं? चोटी की तरफ, पर्वतों की चोटी की तरफ। जैसे सर्दी का मौसम शुरू हुआ, गर्मी चली गई और कौन सी ऋतु आई? सर्दी का। तो ये पशुपालक अपने मवेशियों को वापस कहां लेकर आ जाते हैं? गिरिपद में। कहां लेकर आ जाते हैं? गिरिपद में। इसी तरह ये प्रतिवर्ष रोजाना ये प्रोसेस चलता रहता है।
गर्मियों के अंदर चोटियों की तरफ चले जाते हैं, सर्दियों वापस गिरिपथ की तरफ आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो ये लोग प्रवास करते हैं, इसी कारण इनको क्या कहा गया है? ऋतु प्रवास। क्या कहा गया है? ऋतु प्रवास। तो आपको ऋतु प्रवास का अर्थ मालूम हो गया है। अब हम बच्चों ऋतु प्रवास करने वाली हिमालयी जातियों के नाम बताते हैं। तो हिमालय जो जातियां हैं, जो ऋतु प्रवास करने वाली जो पहली जाति है उसका नाम है गुज्जर। पहले कौन से बच्चों? गुज्जर। दूसरी बकरवाल। दूसरी कौन सी है? बकरवाल। तीसरी गद्दी। कौन सी है? गद्दी। और चौथी कौन सी है? भूटिया। कौन सी है? भूटिया। तो याद रखना बच्चों, ये 4 जातियां हैं जो हिमालय के अंदर निवास करती हैं। वो ऋतु के अनुसार गिरिपथ से चोटी की तरफ, चोटी से वापस गिरिपथ की तरफ, सर्दी और गर्मी के अंदर अपने पशु के साथ प्रवास करते रहते हैं। कौन कौन सी? गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया ये जाति हैं तो इसी तरह ये प्रवास करती है। अगला जो बिंदु बनता है वो है भारत में चलवासी पशु चारण की संख्या में कमी होने के कारण। यदि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि हिमालय जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अंदर दिन प्रतिदिन चलवासी पशु चारण की संख्या में कमी क्यों हो रही है, उसके कोई कारण बताइए। तो इसका भी सवाल 1 नंबर का सवाल पूछा जा चुका है। तो इसका पहला कारण है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। दूसरा, सरकार की नवीन नीतियों के अनुसार स्थायी रूप से बस्ती बसाकर निवास करवाना। ये जो 2 नीतियां बनी हैं उसके कारण धीरे धीरे जो भारत के अंदर जो चलवासी पशुचारण जातियां थी या चलवासी पशुचारण की जो जातियां हैं उनकी संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। पहला, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, मतलब पहले जो आज से हम 1947 से पहले की बात करें बच्चों, तो उस समय भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये जो क्षेत्र है, इसके अलावा जो नेपाल का जो साइड वाला, भूटान की जो साइड वाला जो क्षेत्र है, उसके ऊपर किसी प्रकार की राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण नहीं था। लेकिन जब देश आजाद हुआ, समय में परिवर्तन आया, सभी देशों ने अपनी निश्चित सीमा को क्या कर लिया? निर्धारित कर लिया। और उन सीमाओं को निश्चित कर लेने के कारण जो पशुपालकों का जो विस्तृत क्षेत्र था वो क्या हो गया? संकुचित हो गया। इस कारण से उनके पशु को जब पूर्ण रूप से भोजन के रूप में जब चारे की प्राप्ति नहीं होने लगी तो धीरे धीरे इन चलवासी पशुचारण जो जातियां थी उनकी संख्या में क्या होने लग गई? कमी आने लग गई। ठीक है। दूसरा, सरकार की नवीन नीतियों के अनुसार स्थायी रूप से बस्ती बसाकर निवास करवाना। देखो, प्रत्येक सरकार की एक नई नई नीति आती है, उस नीति के अनुसार जो घुमक्कड़ जीवन जीते हैं या फिर चलवासी पशुचारण के रूप में जो अलग अलग जगहों पर घूमकर अपने जीवन के जो निर्वाह करते हैं, उन लोगों को किसी एक स्थायी रूप से बसाने के लिए उन्होंने क्या बनाई? निश्चित बस्ती का निर्माण करते हैं जिसके अंदर वो निवास कर सके। आपको पता ही है, इंदिरा गांधी आवास योजना अभी जो वर्तमान में चल रही है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसके पास स्थायी घर नहीं है उनको घर बनाना, और या फिर जिसके पास कच्चे मकान है उनके लिए पक्का मकान बनवाना। ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री योजना है, वो इसी के रूप में चलाई जा रही है। और इसके अलावा
प्रधानमंत्री भवन योजना भी वर्तमान में चल रही है। पहले इंदिरा गांधी भवन योजना थी या मकान योजना थी, और वर्तमान में क्या चल रही है? प्रधानमंत्री मकान योजना। इसके तहत ये सारी प्रवृत्ति क्या है? स्थायी रूप से लोगों को बसाना है। अब हम लेंगे एक नए टॉपिक जिसमें है वाणिज्य पशुचारण। अब वाणिज्य पशुचारण क्या है, उसके अंदर हम पहले इनकी परिभाषा देखेंगे कि वाणिज्य पशुचारण होता क्या है। अब वाणिज्य पशुचारण की जब बात आती है तो आपको मुख्य रूप से एक ही शब्द आना चाहिए। वाणिज्य का अर्थ होता है व्यापार। वाणिज्य पशुचारण, देखो वाणिज्य का अर्थ क्या होता है? व्यापार करना, वो भी पशुपालक के प्रवृत्ति के द्वारा। तो ऐसे पशु पाले जाते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य उन पशु को पालने का अपना जीवन निर्वाह नहीं बल्कि व्यापार करना होता है, वो क्या कहलाता है? वाणिज्य पशुचारण। तो इसकी सीधी सी परिभाषा लिख सकते हो, पशुचारण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें पशुओं को व्यापार या व्यापारिक क्रिया करने के उद्देश्य से पाला जाता है। पशुचारण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें पशुओं को व्यापारिक क्रिया करने के उद्देश्य से पाला जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वाणिज्य पशुपालन। देखो कुछ लोग अपने घरों के अंदर भेड़, बकरी, गाय ऐसे पालते हैं, तो उन लोगों का क्या होता है? मुख्य उद्देश्य अपने परिवार का दूध मिल सके, अपने परिवार के लोगों को दही मिल सके, या दूध से संबंधित जो भी उत्पाद हो उनको मिल सके। इसका मतलब होता है उनका मुख्य उद्देश्य उन पशु को पालने का क्या हुआ? जीवन निर्वाह करना। लेकिन जब किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जब एक साथ पशु पालते हैं तो उन पशुओं को पालने का मुख्य उद्देश्य उनका जीवन निर्वाह ना करके बल्कि क्या करना है? व्यापारिक क्रिया करना है। देखा होगा आपने किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भेड़ों को पाला जाता है, भेड़ फार्म बनाया जाता है। उसमें क्या होता है? उन भेड़ों से ऊन प्राप्त करते हैं जिससे व्यापार होता है। उन भेड़ों के जो बच्चे होते हैं उनको बेचकर उनसे भी पैसा प्राप्त किया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? उन बड़े पैमाने पर पशु पालने का उनका मुख्य उद्देश्य हुआ व्यापार करना। जबकि घरों के अंदर जब छोटे पैमाने पर जब पशु पालते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य हो जाता है जीवन निर्वाह करना। तो आपको पता चल गया कि वाणिज्य पशुचारण का उद्देश्य तो क्या होता है? सिर्फ व्यापारिक क्रिया करना। एक शब्द आया हमारे पास, एक आया व्यापारिक या व्यापार। व्यापार क्या होता है उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि व्यापार की प्रक्रिया कैसे होती है। तो व्यापार की प्रक्रिया के बारे में आप सबसे पहले व्यापार की परिभाषा देखो कि व्यापार क्या होता है। तो सीधी सी परिभाषा याद रखना, व्यक्तियों के द्वारा आयात व निर्यात करने की प्रक्रिया को व्यापार कहा जाता है। व्यक्तियों के द्वारा आयात व निर्यात करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है बच्चों? व्यापार किया जाता है। और व्यापार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय व्यापार, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। एक होता है राष्ट्रीय व्यापार और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो राष्ट्रीय व्यापार उस व्यापार को कहते हैं बच्चों जो किसी राष्ट्र विशेष के अंदर उसके राज्यों के अंदर किया जाने वाला जो प्रवास होगा उसको क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय व्यापार। तो वापस सुन लेना,
राष्ट्रीय व्यापार उसे कहा जाता है जो किसी राज्य विशेष के अंदर ही व्यापार होता है। तो याद रखना, किसी देश के आंतरिक भाग में किया जाने वाला व्यापार, किसी देश के आंतरिक भाग में किया जाने वाला व्यापार क्या होता है? राष्ट्रीय व्यापार। जैसे राजस्थान से केरल के बीच में जो व्यापार होगा, या केरल टू राजस्थान या राजस्थान टू केरल के बीच में जो व्यापार होगा वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय व्यापार। और यदि हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो आप सीधे से लिख सकते हो, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के मध्य होने वाला व्यापार, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाएगा बच्चों? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। जैसे भारत टू अमेरिका, भारत टू अमेरिका, तो भारत से अमेरिका या अमेरिका से भारत के बीच में जो व्यापार होगा बच्चों वो क्या कहलाएगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो आपके इस व्यापार शब्द के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। तो बच्चों आज आपने इस वीडियो के अंदर मुख्य रूप से पहले चलवासी पशुचारण के जो 4 क्षेत्र थे, उष्णकटिबंधीय चलवासी पशुचारण, उष्णकटिबंधीय पशुचारण क्षेत्र, फिर शीतोष्णकटिबंधीय पशुचारण क्षेत्र, फिर मरुस्थलीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, इनके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद आपने चलवासी पशुचारण की विशेषता, उनके क्षेत्र और उनकी संख्या कम होने के कारण, उन सब के बारे में पढ़ा। और उसके अलावा हमने वाणिज्य पशुचारण क्या, उसके बारे में टॉपिक की शुरुआत की है, लेकिन इसकी जो विशेषताएं हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वाणिज्य पशुचारण की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। और हम देखेंगे कि वाणिज्य पशुचारण और चलवासी पशुचारण में क्या विभेद है, मतलब क्या अंतर है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।